जीन, एलील, होमोजाइगस एलील, फोटोसिंथेसिस। ये चैप्टर जब आता है तो आप बोलते हैं यार अभी क्या प्लांट के बारे में पढ़ने के है, तो पढ़ना पड़ेगा इंशाल्लाह। बहुत मुश्किल तो नहीं लगेगा, लेकिन अगेन फिर वही बात है कि अगर आपका सेल रेस्पिरेशन जमा हुआ है तो फिर फोटोसिंथेसिस भी जमा हो जाएगा, इसलिए आप थोड़ा सा मुतहर्रिक होकर जल्दी जल्दी चीजें कवर करनी है। ठीक है भाई, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, जैसे अच्छा पिछला चैप्टर था सेल रेस्पिरेशन, जिसमें आप ग्लूकोज को तोड़कर क्या बनाते हैं, एनर्जी, है ना। और एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब आप तोड़ते हैं तो कितने मॉलिक्यूल बने थे एनर्जी के, 30 32 एटीपीज बने थे, जिनमें से 28 एटीपीज जो हैं वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन से बनते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वाले प्रोसेस में। और जो 4 एटीपीज थे वो किससे बनते हैं, बाय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। ठीक है जी। अच्छा, अब फोटोसिंथेसिस ऑन द अदर एंड वो प्रोसेस जिसमें प्लांट ग्लूकोज तैयार करता है। क्या ख्याल, प्लांट ग्लूकोज तैयार करता है, यानी अब आप एक रिवर्स प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। तो फोटोसिंथेसिस अपना भाई समीर आपने पढ़ा है, इट इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट यूजेस व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ, बोलो बच्चे, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड sunlight, not necessarily sunlight, only light and chlorophyll to produce what, organic compounds। यहां पर मैं सिर्फ, अब तक आप क्या पढ़ते आए थे, ग्लूकोज, क्या बनेगा, ग्लूकोज। लेकिन अब A2 में जाकर आपको एक स्टेप आगे बढ़ना है और आपको ये जानना है कि फोटोसिंथेसिस सिर्फ ग्लूकोज नहीं बनता, बल्कि प्लांट जितना भी फूड तैयार करता है, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो ग्लूकोज हो, चाहे वो फैट हो, सब कुछ तैयार किससे करता है, फोटोसिंथेसिस। रेहा आपने आज तक ऐसे नहीं पढ़ा था, आपने क्या पढ़ा था कि प्लांट यूजेस क्लोरोफिल एंड सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल टू मेक ग्लूकोज। लेकिन हकीकत क्या है कि फोटोसिंथेसिस से सिर्फ ग्लूकोज नहीं बनता, बल्कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्लांट को चाहिए वो किससे बनाता है, फोटोसिंथेसिस से ही बनाता है। इज दैट क्लियर? यस सर। एंड आप जानते हैं साथ में क्या रिलीज होती है, ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट। इस इक्वेशन से सेलुलर रेस्पिरेशन जब हमने पढ़ा था तो हमने सेलुलर रेस्पिरेशन को एक लाइन में डिफाइन किया था ना अभी, कि भाई इसमें ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी बनाई जाती है, और फिर उस प्रोसेस की डिटेल में घुसे थे। इसी तरह से प्लांट का जो फोटोसिंथेसिस है वो भी इस प्रोसेस का नाम है। इट इज अ प्रोसेस इन विच, इसको डिफाइन इसी इक्वेशन से करेंगे, इट इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल टू मेक organic compounds, food compounds, and oxygen is released as a byproduct. Are we clear till this point? Sameer, Narmeen? yes sir, यस सर। Good. आगे चलते। ओ भैया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर ये हमारा बट नहीं है क्लास में, जरा इनको कॉल करके जरा मालूम करें। एएस बायोलॉजी में भी नहीं थी और अभी A2 बायोलॉजी में भी नहीं है, फिर ये एब्सेंट होना शुरू हो गई लड़की। बेटा क्या कर रही हो भाई, मुझे बताना चाहिए था ना। तो मुझे तो कम्युनिकेट करोगी तो पता चलेगा, मुझे कोई वही तो नाज़िल नहीं होगी। ऊपर तुम्हारा नंबर भी बंद रहता है, वो उससे कॉल करवा रहा हूँ, तुम्हारा नंबर ही बंद आ रहा है। अबे मुझे क्या पता तुम्हारा कौन सा नंबर ऑन होता है, मैं तो तुम्हारा। बहरहाल पिछली क्लास में तुम थी ना जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग की थी, ये उसमें नहीं थी तुम। तो सेलुलर रेस्पिरेशन का चैप्टर तो हो गया ना खत्म। रिवाइज किया, सच बताना, आयशा ने तो नहीं किया। ये तो भाई नाम इसका बड़ा प्यारा है, लेकिन हरकतें कमीनों वाली हैं इसकी। जमा कर लेती है, फिर रोएगी, डिस्प्ले बहाएगी। और एस में क्या किया तुमने पिछले हफ्ते? चलो, सिर्फ रिवाइज किया था, प्रैक्टिस भी की थी। कम वक्तों प्रैक्टिस तो करा करो। तो अभी शुरू किया, तो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन आपको मालूम है क्या होती है। फोटोसिंथेसिस ये प्रोसेस है जो आपको नजर आता है। अब इस चीज से आगे रिलेटेड बात करेंगे। अल्लाह खैर करे, क्या भाई, अल्लाह अकबर।
सर बड़े हैंडसम लग रहे हैं आज। क्या क्या शादी वादी हो गई आपकी वैसे? लगता है रिश्ता ढूंढा जा रहा है ना? अल्लाह ताला नेक बीवी आपको अता फरमाए, बहुत बड़ी दौलत है, जिंदगी के सुकून का राज है। बहरहाल बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो बेटा फोटोसिंथेसिस ये हो गई। अब फोटोसिंथेसिस में आप ओ लेवल से पढ़ते आए हैं कि भाई फोटोसिंथेसिस के लिमिटिंग फैक्टर्स, यानी जो पूरे फोटोसिंथेसिस को प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं, वो लिमिटिंग फैक्टर कितने? 5। 4 तो आपको इक्वेशन में नजर आ रहे हैं। 4 कैसे? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। ये 4 फैक्टर्स तो आपको नजर आ रहा है कि ऑलरेडी इक्वेशन में लिखे हुए हैं जो कंट्रोल करते हैं। 5वां फैक्टर कौन सा होता है जो इक्वेशन में नहीं है लेकिन फोटोसिंथेसिस को कंट्रोल करता है? कोई बताएगा? वो होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर। दिस इज द फिफ्थ फैक्टर। तो ये 5 मेजर फैक्टर्स होते हैं जिनको हम लिमिटिंग फैक्टर्स कहते हैं, जो फोटोसिंथेसिस को कंट्रोल करते हैं। इन फैक्टर्स पर चूंकि आप ओ लेवल में पढ़ चुके हैं कि लाइट क्या करती है, क्लोरोफिल क्या करता है, वाटर क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, तो मैं इस वक्त बहुत शॉर्टकट में बताऊंगा। नोट्स में लिखा हुआ है वो आप खुद ही पढ़ेंगे, क्योंकि ओ लेवल से पढ़ रहे हो ना, ओ लेवल में था ना ही नहीं। तो हाँ, तो ये हम लिखते हैं लिमिटिंग फैक्टर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, मैं मुख्तसरन बता देता हूं क्योंकि असल डिस्कशन ये नहीं है, असल डिस्कशन आगे की है। चैप्टर बहुत ज्यादा बोरिंग नहीं है, मजेदार है। लिमिटिंग, भाई आवाज आ रही है तुम लोगों को जो ऑनलाइन वालों? सर बहुत हल्की है। क्यों हल्की आ रही है, समझ नहीं आ रहा मुझे। लिमिटिंग फैक्टर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो लिमिटिंग फैक्टर्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं बच्चों? दोज फैक्टर्स, जहर भाई बात समझ में आ रही है? विच कैन जी सर। limit the process of photosynthesis। वो फैक्टर जो अगर ना हो तो पूरा का पूरा प्रोसेस क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, लिमिट हो जाएगा। अगर एक सिंगल फैक्टर मिसिंग हो, वो फैक्टर जिसके मिसिंग होने से प्रोसेस रुक जाए, उसको हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग फैक्टर। दो फैक्टर व्हिच कैन लिमिट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस आर लिमिटिंग फैक्टर्स। सिंपल है। अब मैंने जैसे कि ऊपर अर्ज किया कि लिमिटिंग फैक्टर्स बेटे कितने हैं? 5। कौन कौन से? सबसे पहले लाइट, क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड टेम्परेचर। तो पहले डिस्कस करते हैं किसको बेटा? हाँ जी, अब आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा पार्टिसिपेट करना है। जल्दी से बताओ बेटा, लाइट का क्या रोल होता है फोटोसिंथेसिस में? शाबाश। लाइट का क्या रोल होता है बेटा? तुम लोगों को फिजिकली पढ़ाने आए हो, कुछ तो बोलो। ऑनलाइन में बोलते नहीं हो, फिजिकल में बोलते नहीं हो जी। व्हाट इज द फैक्ट? ओ लेवल का पूछ रहा हूँ, ओ लेवल देकर आए हो। सर आपकी आवाज लैग हो रही है बहुत ज्यादा। लाइट का क्या रोल होता है फोटोसिंथेसिस में, वो पूछ रहा हूँ। बोलो बोलो, शाबाश। हाँ, क्या रोल प्ले करती है एग्जैक्टली? क्या लिखोगे जी आयशा? जी समीर, लाइट का क्या रोल होता है बेटा एग्जैक्टली इस प्रोसेस में? हेलो समीर, नरमीन नोमान, लैग हो रही है, क्या करूं मैं? एक मिनट सब्र करो। क्यों लैग हो रही है? किसी को मेरी आवाज आ रही है क्लियर? हेलो रेहा, नरमीन, उजैर, हेलो। इंटरनेट से नीचे लग गया। अच्छा भाई, तो लाइट का क्या रोल होता है? सर जी बेटा। आपकी आवाज लैग कर रही है। वो तो मुझे समझ में आ गया, लैग कर रही है। मैं वेट कर रहा हूँ कि सही कब होगा। आवाज सही आने लगे तो बताओ। बेहतर आ रही है?
इंटरनेट तो मुसलसल चल रहा है, हो सकता है सिग्नल ड्रॉप हो रहे हो। जी बेटा, लाइट का रोल क्या होता है? लाइट इज अ सोर्स ऑफ, भाई फोटोसिंथेसिस एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है ना बेटा। फोटोसिंथेसिस में आप एक चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और कोई चीज बनाना बगैर एनर्जी के पॉसिबल है क्या? पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या देखते हैं कि लाइट, बहुत ज्यादा लाइक कर दिया सर, आवाज बहुत, वी कांट हियर एनीथिंग। सही में रुक जाते, दोबारा करें। तो लाइट का रोल जो है वो क्या होता है? तो बेटा लाइट का रोल हम लिखते चले जाते हैं, ओ लेवल में पढ़ा हुआ था, ताज्जुब है कि आपको नहीं आता है। तो लाइट, भाई फोटोसिंथेसिस चूंकि एक सिंथेटिक प्रोसेस है, तो लाइट इज द फ्यूल फॉर द प्रोसेस। जो फोटोसिंथेसिस का फ्यूल है, भाई बगैर एनर्जी के कोई चीज बना सकते हैं क्या? क्या कोई काम बगैर एनर्जी के किया जा सकता है? नहीं। तो लाइट एनर्जी बेसिकली फोटोसिंथेसिस के लिए, अगर एक लाइन में कहें तो क्या है? फ्यूल है, एनर्जी प्रोवाइडर है। अच्छा जी, कैसे? आपने ये भी पढ़ा था कि प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए सनलाइट जरूरी नहीं है, बल्कि क्या होता है? प्लांट एब्जॉर्ब रेड एंड ब्लू लाइट to maximum other components of light are absorbed minimally, whereas green component is not absorbed at all। भाई बात समझ में आती है? ये ओ लेवल की बात बता रहा हूँ, ए लेवल में नहीं है ये। क्या कहा भाई? आवाज आ रही है ऑनलाइन वालों? अब तो जवाब दे दो कि लाइट क्या कर रही है? एनर्जी, पूरे प्रोसेस को चलाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो आ रही है लाइट से। वो लाइट एनर्जी में से कौन से कंपोनेंट, क्योंकि व्हाइट लाइट जो होती है, जिसको आप सनलाइट कहते हैं, उसमें 7 कंपोनेंट्स होते हैं। तो क्या प्लांट को सातों चाहिए? नहीं, मेजरली क्या चाहिए? सिर्फ रेड और ब्लू। इसीलिए आज हम जानते हैं प्लांट हाइड्रोपोनिक्स की टेक्निक में, जिसको हम वर्टिकल फार्मिंग भी कहते हैं, उस वर्टिकल फार्मिंग में दिन और रात प्लांट को फोटोसिंथेसिस कराई जाती है। हालांकि नॉर्मली आपने क्या पढ़ा है? प्लांट कब फोटोसिंथेसिस करता है? दिन में। क्यों? रात में क्यों नहीं करता? रात में लाइट नहीं होती। लेकिन आर्टिफिशियल लाइट के अंदर खासतौर पर रेड और ब्लू, अगर हाइड्रोपोनिक के प्लांट्स आप प्लांट्स कभी देखे हो आपने, तो डिम लाइट जल रही होती है ब्लू और रेड के कॉम्बिनेशन में। तो प्लांट चूंकि मैक्सिमम यही 2 लाइट्स एब्जॉर्ब करता है, तो अगर मैं प्लांट्स को ये 2 लाइट मैक्सिमम दूंगा, तो प्लांट फोटोसिंथेसिस दिन में भी करेगा और रात में। क्यों? रात होगी नहीं उसके लिए, उसके लिए तो लाइट इज अवेलेबल ऑल द टाइम। बाकी जो कंपोनेंट्स हैं, ऑरेंज है, येलो है और वॉयलेट इंडिगो है, ये कंपोनेंट जो है वो थोड़े थोड़े एब्जॉर्ब होते हैं, इनकी एनर्जी थोड़ी थोड़ी, लाइट है ना, एनर्जी है। और ग्रीन कंपोनेंट बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं होता, बल्कि वो टोटली क्या होता है? रिफ्लेक्ट होता है। इसीलिए आपको प्लांट कैसा नजर आता है? लीफ कैसा नजर आता है? ग्रीन, क्योंकि ग्रीन कलर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। जो कलर एब्जॉर्ब जाएगा वो तो दिखेगा ही नहीं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? जो कलर एब्जॉर्ब हो जाएगा वो तो दिखेगा नहीं। ग्रीन क्योंकि एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा, इसलिए आपको लीफ किस कलर का नजर आ रहा है? ग्रीन। इज दैट क्लियर? तो लाइट यस मेजर सर। सोर्स ऑफ फ्यूल। और इसीलिए अगर मैं आपको आपसे पूछूं कि लाइट इंटेंसिटी में बढ़ाऊं, लाइट इंटेंसिटी में बढ़ाऊं, तो ज्यादा से ज्यादा प्लांट एनर्जी लेगा, और जब ज्यादा से ज्यादा एनर्जी लेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ जाना चाहिए, कम हो जाना चाहिए, यस अनचेंज रहना चाहिए? बोलो बेटा, अगर लाइट इंटेंसिटी बढ़ाएं तो क्या फर्क पड़ना चाहिए? शाबाश। फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगी। तो अगर मैं यहां पर लिखता हूं, एक्स एक्सिस पे लिखता हूं लाइट इंटेंसिटी, और वाइट एक्सिस पे लिखता हूं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। समीर भाई, क्या ख्याल है, लाइट इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटोसिंथेसिस के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा? बोला करो ना बेटा। बढ़ेगा। क्यों? रीजन क्या है, लॉजिक क्या है? कि जब लाइट इंटेंसिटी आप बढ़ाते हैं, मोर एंड मोर एनर्जी इज अवेलेबल, दैट विल बी यूज्ड मोर एंड मोर बाय द प्लांट टू मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक ग्लूकोज। यस और नो?
इसका मतलब जो ग्राफ है वो किस तरह बनना चाहिए, वो कुछ ऐसे बनना चाहिए। यस और नो? यस सर। कि as we increase light intensity, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। लेकिन आप देख रहे हैं कि एट सम पॉइंट, यानी अगर मैं इसको लेबल कर दूं, मान लें कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, तो पॉइंट ए टू बी तो बढ़ रही है। तो अगर एग्जामिनर आपसे से एक्सप्लेनेशन पूछेगा क्या होगा, कि जब लाइट बढ़ेगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, मोर एनर्जी विल बी अवेलेबल। जब ज्यादा एनर्जी अवेलेबल होगी तो ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी, सही है ना। लेकिन बी टू सी में आप क्या देख रहे हैं कि लाइट इंटेंसिटी तो आप बढ़ा रहे हैं लेकिन फोटोसिंथेसिस फिर भी नहीं बढ़ रहा रेट मजीद। क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि भाई इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सैचुरेशन पॉइंट। क्या कहते हैं? ऑनलाइन वालों जवाब दो, क्या कहते हैं बेटा? सैचुरेशन पॉइंट। ये Saturation. सैचुरेशन पॉइंट क्या मतलब होगा भाई, आप लाइट तो बढ़ाते जा रहे हो लेकिन जब एनर्जी ज्यादा अवेलेबल है तो बाकी जो मटेरियल्स हैं वो भी तो अवेलेबल होने चाहिए। भाई अगर एनर्जी तो बहुत ज्यादा आ गई लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ही अवेलेबल नहीं है, या कार्बन डाइऑक्साइड उतनी अवेलेबल नहीं जिस लिहाज से एनर्जी है, या वाटर उतना अवेलेबल नहीं है जिस लिहाज से एनर्जी है, तो भाई वो एनर्जी इस्तेमाल होगी कहाँ? बात समझ में आ रही है? तो हम यूं कहते हैं सैचुरेशन जो पॉइंट आ गया, इसका मतलब है जो अदर फैक्टर्स हैं वो यहाँ पर लिमिटिंग हो जाएंगे। भाई सिर्फ लाइट बढ़ाने से तो काम नहीं होगा ना, बाकी फैक्टर भी तो उसी रेशो में बढ़ने चाहिए। अगर मैं सिर्फ लाइट बढ़ाता जा रहा हूँ और कार्बन डाइऑक्साइड मेरे पास थोड़ी है, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो जाएगी तो लाइट बढ़ाने का फायदा नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस मजीद नहीं होगा। इज दैट क्लियर? तो हम यहाँ कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट कब आ जाता है, Yes, जब sir. अदर फैक्टर्स बिकम लिमिटिंग। यस और नो? बात समझ में आ रही है? कोई क्वेश्चन तो नहीं आता? यस सर। समीर, समझ गए सर। अगला बेटा जो फैक्टर है वो है क्लोरोफिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट। अभी आता इस तरह अली आशिर की वो ओ लेवल एएस की क्लासेस स्टार्ट हो गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ का इतना ढीला एडमिट होगा। हम तो हम तो इंस्पायर को रोते थे, यहाँ तो हालात और अल्लाह अकबर। खैर, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का क्या रोल है आप जानते हैं? क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल की डिटेल यही दे दूं सारी, लंबा कर दूं क्लोरोफिल को थोड़ा सा? A2 वाली डिटेल दे देता हूं क्लोरोफिल की यहीं पर, ठीक है बेटा। क्लोरोफिल आप जानते हैं होता है एक पिगमेंट, जिसके बारे में आपने पढ़ा है कि क्लोरोफिल कैसा पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है। यस और नो? मेरे बच्चे, Yes, sir. क्लोरोफिल का काम क्या होता है? क्लोरोफिल इज रिस्पॉन्सिबल, देखो ऐसी बात है कि हमें एनर्जी चाहिए या नहीं चाहिए? मुझे ऑनलाइन वाले जवाब देते हो फटाफट। हमें एनर्जी चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए सर. इलेक्ट्रिकल चाहिए एनर्जी सर। एक एनर्जी है या नहीं है? तो इसका मतलब क्या है, हम स्विच में हाथ डाल दें, स्विच में हाथ डाल के स्विच ऑन कर लें तो एनर्जी मिलेगी नहीं मिलेगी? लेकिन क्या वो एनर्जी हमारे लिए फायदेमंद होगी, नुकसानदेह होगी? क्योंकि वो हमारी बॉडी की यूटिलाइजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं है। यूटिलाइजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या है? केमिकल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी, है ना? अब तो पढ़ चुके हो। तो इसी तरह प्लांट को भी एनर्जी जो चाहिए, प्रोसेस करने के लिए एनर्जी चाहिए, लेकिन जो लाइट एनर्जी है ना वो उसके लिए यूटिलाइजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं है। लाइट एनर्जी क्लोरोफिल क्या करता है, ट्रैप करता है, और क्लोरोफिल उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, और फिर वो केमिकल एनर्जी इस्तेमाल होती है किस लिए? समझ में आ रही बात? लाइट एनर्जी जो है वो इस्तेमाल होती है, लाइट एनर्जी जो है वो ट्रैप होती है बाय क्लोरोफिल। पिगमेंट का काम ही है, पिगमेंट का डेफिनेशन ही है। पिगमेंट क्या होता है? जो लाइट एनर्जी को ट्रैप करे और उसे कन्वर्ट कर दे किसमें? केमिकल एनर्जी। तो क्लोरोफिल का अगर एक लाइन में काम है वो क्या है कि क्लोरोफिल
is majorly responsible to trap light energy and convert it into chemical energy which is the utilizable form of energy. तो अगर केमिकल एनर्जी ही नहीं बनेगी तो लाइट एनर्जी का कोई फायदा है? तो इमेजिन करो क्लोरोफिल नहीं है, जब क्लोरोफिल नहीं है, देखो ना लाइट एनर्जी तो स्टेम पे भी पड़ रही है, तो स्टेम में फोटोसिंथेसिस होता है क्या? या स्टेम में फूड तैयार होता है? नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां पर क्लोरोफिल नहीं है। तो क्लोरोफिल क्या करता है? अगर लाइट एनर्जी अवेलेबल है, कार्बन डाइऑक्साइड भी अवेलेबल है, वाटर भी अवेलेबल है, टेम्परेचर भी आइडियल है, लेकिन अगर क्लोरोफिल ही नहीं है तो लाइट एनर्जी को यूटिलाइजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला एजेंट नहीं है। तो क्या वो लाइट एनर्जी किसी काम की रही? नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अकेला क्लोरोफिल अगर ना हो तो सारी चीजें होने के कभी कोई फर्क नहीं है। फैक्टर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस खुद ब खुद क्या होगा? रुक जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. बेटा क्या फंक्शन हुआ? मेजर पिगमेंट टू एब्जॉर्ब क्या काम नहीं? मेजर पिगमेंट तो क्या एब्जॉर्ब करता है? मेजर पिगमेंट टू एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी and convert it into chemical energy which is the chemical energy में क्यों कन्वर्ट किया है? बोलो भाई। उजैर, नरमीन। Sir, ताकि यूजेबल हो। ठीक है ना, बात समझ में आ जाती है। अब यहाँ पर ये तो डिटेल आपने ओ लेवल में पढ़ी थी, क्लोरोफिल का होना जरूरी है, आपने एक्सपेरिमेंट भी पढ़ा था बगैर क्लोरोफिल की फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। अब मेरे बच्चे, क्लोरोफिल होता है दो टाइप का। क्लोरोफिल होता है कितने टाइप का? दो टाइप का क्लोरोफिल है भाई अवेलेबल। एक होता है बेटा क्लोरोफिल ए और एक होता है क्लोरोफिल बी। एक है क्लोरोफिल ए और एक है क्लोरोफिल बी। दोनों में क्या फर्क होता है? दोनों है ग्रीन ही, एक थोड़ा डार्क ग्रीन होता है, एक लाइट ग्रीन होता है, लेकिन फर्क ये होता है कि दोनों की जो, देखो अभी हमने क्या बताया था कि जो प्लांट है वो मैक्सिमम कौन सी वाली लाइट एब्जॉर्ब करता है? रेड और ब्लू। तो असल में क्लोरोफिल ए और जो क्लोरोफिल बी है, इनकी एब्जॉर्प्शन की जो कैपेसिटी है वो अलग अलग होती है। क्लोरोफिल ए जो होता है, क्लोरोफिल ए जो होता है, ये क्लोरोफिल ए जो होता है ये एब्जॉर्ब करता है लाइट ऑफ वेवलेंथ फ्रॉम 630 टू 680 नैनोमीटर, या जो भी लाइट 680 से 630 के करीब करीब उस रेंज में है या इससे नीचे है, वो क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब करता है। और क्लोरोफिल बी जो है वो 680 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ से लेकर 730 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। ये आप रेंज भले याद ना रखें, आप इतना याद रखें कि दोनों अलग अलग, दोनों की जो एब्जॉर्प्शन है लाइट में वो अलग अलग, एक अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट को एब्जॉर्ब करता है और एक दूसरी फ्रीक्वेंसी की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब दोनों ही करते हैं और दोनों का काम वही है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। इज दैट क्लियर? इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, sir. ठीक हो, तो क्लोरोफिल का रोल सबको क्लियर है? अच्छा, दोनों ही क्लोरोफिल का जो फॉर्मूला है, दोनों ही क्लोरोफिल का, दोनों क्लोरोफिल जो केमिकली बने हुए वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम से बने। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम, दोनों के अंदर ही फॉर्मूला याद नहीं रखना, ठीक है? दोनों के अंदर एलिमेंट सेम ही है लेकिन फॉर्मूले का डिफरेंस होता है। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, एक में नाइट्रोजन ज्यादा होते हैं, मैग्नीशियम कम होते हैं, मैग्नीशियम ज्यादा होता है, नाइट्रोजन कम होता है, इतना फर्क होता है, ठीक है ना? लेकिन याद नहीं रखना है आपको, बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन से बता रहे, ठीक है? नोट्स में लिखी भी होगी, पढ़कर आप चाहे तो याद कर लीजिएगा, ऐसा कोई एग्जाम में पूछता नहीं है अलग से, लेकिन पता हो तो अच्छी बात है। तो क्लोरोफिल कितने टाइप का है बच्चों? दो टाइप का, जिनमें दोनों ही ग्रीन है लेकिन ग्रीन के शेड का फर्क है, ग्रीन के शेड का फर्क है। और दूसरी बात क्या है
कि दोनों की जो शेड के फर्क होने से क्या है, दोनों की जो एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ है, जिसको ये एब्जॉर्ब करते हैं, जो क्वालिटी ऑफ लाइट, जो क्वालिटी ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, वो सेम नहीं है, वो अलग अलग है। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, sir. और दोनों की केमिकल Yes, sir. कॉम्पोजिशन सेम एलिमेंट्स पर है। इज दैट क्लियर? चलो गुड हो गया। अब आ जाए क्लोरोफिल के बाद अगला फैक्टर है बच्चे वाटर। हाँ भाई, कौन बताएगा वाटर का क्या रोल होता है? वो लेवल्स में कुछ पढ़ा भी Sir, था। water act as an organic solvent. वाटर एक्ट एज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। फोटोसिंथेसिस में वाटर एक्ट एज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। वाह वाह। अच्छा, कहने सब्जियां उगाने के लिए कहा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जी रेहा फातिमा, ए स्टारर बताओ। Sir, it is one of the reactants of. इट इज वन ऑफ द रिएक्टेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है जी। और नरमीन नुमान? सर वाटर का को हाइड्रोलाइज करता है फोटोसिंथेसिस में। किसको आइडलाइज करता है? वाटर इट इज हाइड्रोलाइज्ड इनटू इट्स कंपोनेंट्स कैसे लिखोगे भाई, गौर से इन द देखो। डार्क रिया। अबे रहने दो भाई। वाटर क्या है? H2O। भाई वाटर का इस प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस में दो रोल है। देखो, जो वाटर का, जो अभी किसने कहा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो वो तो वाटर का एक जनरल रोल है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस में क्या कर रहा है वाटर। तो फोटोसिंथेसिस में वाटर क्या करता है, लिसन में देखो। लाइट एनर्जी आई, लाइट एनर्जी किसने ट्रैप की? क्लोरोफिल ने। उसको किस में कन्वर्ट किया? अब ये जो केमिकल एनर्जी बनी, इसका कुछ पार्ट इस वाटर को पहले तोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। जब वाटर टूटता है तो वाटर के टूटने से एचाइंस बनते हैं और ऑक्सीजन गैस बनती है। एचाइंस बनते हैं और ऑक्सीजन गैस बनती है। ये जो ऑक्सीजन गैस है, यही वो ऑक्सीजन है जो आपको यहाँ फोटोसिंथेसिस के इक्वेशन में नजर आ रही है। ये जो ऑक्सीजन आपको रिलीज होती हुई नजर आती है, ये कहां से आई है? कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आई। कहां से आई है? वाटर से। तो इसका मतलब है, जो आप पढ़ते आए हैं कि फोटोसिंथेसिस के जरिए प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करता है, जिससे एनवायरनमेंट और सब कुछ बेहतर होता है। तो बेसिकली दैट ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड बाय वाटर। जो ऑक्सीजन विच इज रिलीज एज अ बाय प्रोडक्ट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, द ऑक्सीजन विच इज रिलीज्ड, बोलो ना, द ऑक्सीजन विच इज रिलीज एज अ बाय प्रोडक्ट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कम्स फ्रॉम वाटर। Water. कम्स फ्रॉम। और कैसे आ गई कि वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक होता है बाय एब्जॉर्बिंग केमिकल एनर्जी, जो कि लाइट एनर्जी से कन्वर्ट होकर बनी है। अबे भाई उजैर, अनीफ, समीर, बाजवा, कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? जी सर, आ गई। जब वाटर में से ऑक्सीजन निकल गया तो दूसरी तरफ क्या रह गया? एचाइन। ये जो एचाइन है, तुम्हें अब सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ चुके हो अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताओ, जब एचाइन कहीं से भी निकलता है, उसको कौन गेन करता है? कौन सा एंजाइम होता है जो एचाइन को एक्सेप्ट करता है? NADFAD। वेरी गुड भाई, नाम सुना था? Enzyme तो नहीं है ये। कौन एंजाइम है ना ये? कौन है जो हाइड्रोजन को ये एक्सेप्ट करता है? ये आपने पढ़ा है ना कि NAD जी जो सर। आता है। हाँ बोलो बोलो। लेकिन आपने कहा था एंजाइम, ये एंजाइम्स है। को एंजाइम है, को एंजाइम, नॉट एग्जैक्टली एंजाइम। हाँ मैंने सवाल में गलती कर ली, लेकिन एचाइन कहीं रिलीज होगा तो उसे एक्सेप्ट कौन करता है? आपने पढ़ा है NADFAD। तो अब जी याद सर। रखिए कि एनिमल्स में तो आप पढ़कर आए NADFAD, लेकिन प्लांट में NAD की जगह जो को एंजाइम होता है, NADP। काम इसका भी वही है, लेकिन होता क्या है, ये एक एक्स्ट्रा फॉस्फेट के साथ होता है। तो NAD होता था एनिमल्स के अंदर, यहाँ क्या होता है? अक्सर बच्चे कहते हैं यार ये सर ने या तो पहले गलत पढ़ाया था, अब गलत पढ़ा रहे हैं। पहले NAD करते रहे, अब NADP लगा दिया, ये क्या मुसीबत है? तो भाई एनिमल्स के अंदर जो कोएंजाइम है हाइड्रोजन एक्सेप्ट करने के लिए, वो NAD है। प्लांट के अंदर है NADP। तो ये NADP है, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है, क्या बना देता है? रिड्यूस NADP, निकोटीन अमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजिनेज। तो ये जो वाटर है, ये वाटर क्या कर रहा है? एक तो ब्रेक डाउन होकर ऑक्सीजन इसकी रिलीज होती है, दूसरा जो इसको हाइड्रोजन है वो कौन एक्सेप्ट करता है? NADP, जो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? रिड्यूस NADP। और फिर ये हाइड्रोजन काम आती है कहां पर? देखो बेटा, ग्लूकोज बनाने के लिए आप देखो क्या क्या चाहिए। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? कार्बन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। तो ये जो हाइड्रोजन आपको यहां नजर आ रही है, ये हाइड्रोजन कहां से आएगी? ये हाइड्रोजन कहां से आएगी? वाटर से।
कैसे आती है कि हाइड्रोजन जो टूटती है उसको पहले कौन गेन कर लेता है, NADP, और गेन करके उसको रिड्यूस NADP बन जाता है, और फिर जब जरूरत पड़ती है तो ये रिड्यूस NADP इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के बनने के दौरान ये हाइड्रोजन उसको दे देता है ताकि इस्तेमाल हो जाए। बात समझ में आ रही है? तो इनडायरेक्टली अगर कहा जाए तो वाटर प्रोवाइड्स इट्स हाइड्रोजन इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यस सुनो। और वाटर अगर हाइड्रोजन प्रोवाइड नहीं करेगा, देखो ऑक्सीजन रिलीज हो ना रिलीज हो, लेकिन अगर वाटर और हाइड्रोजन प्रोवाइड ना करे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड तो बगैर हाइड्रोजन के बनता ही नहीं है, यस और नो? यस सर। तो वाटर के दो रोल क्या हुए नरमीन नोमान, कि वाटर आफ्टर इट्स ब्रेक डाउन प्रोवाइड्स इट्स जो ऑक्सीजन इज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज हो रही है वो वाटर से आ रही है, एंड हाइड्रोजन आयंस आर आल्सो लॉस्ट बाय वाटर which are initially accepted by NADP, and then they are utilized in the formation of organic compound like glucose. So it means indirectly we can say water provides its hydrogen in the formation of organic compounds like protein, fats and carbohydrates. Yes or no? बात समझ में आई या नहीं आई? समीर, उजैर, नरमीन, आयशा, शिफा और रेहा, आ गई सर। दो रोल क्लियर हो गए? ये सब ओ लेवल्स का है। Yes, sir. इतना तुमने दानियाल करीमी से पढ़ा था, तुमने पढ़ा था, और तुमने उमर मेमन से, दोनों मतलब के मैं तुम क्या आगे दूध कम पानी हूं, दूध कम पानी हूं मैं उनसे। हाँ, तो तुम कब अपनी गलती सुधारोगी ये बताओ? कभी कभी जो तुम्हारे ऊट पटांग से रिस्पॉन्स आता है, पता है मेरे अंदर से जज्बात मेरे क्या जगते कि वो जो देखा ना जब गाजर का हलवा बनाते हैं तो गाजर को कद्दूकश कैसे करते हैं, ग्रेटर देखा ना जिसमें चीज को ग्रेट करते हैं, तो मेरा ऐसा ख्याली पुलाव आता है कि जो है ना बस ये आपका रुखसार मुबारक है और ये एक बड़ा सा ग्रेटर है। या वो देखा है जो क्रशर होता है जिसमें बड़ी बड़ी चीजें डालते हैं, वो घूम रहा होता है उसमें बिल्कुल वो क्रश हो जाती है, रोहा हुआ सब क्रश, देखा है वो क्रशर? देखा नहीं? देखा? कभी कभी ऐसी मोहब्बत में दिल जाता है आपको क्रश। खैर, वाटर का रोल क्लियर है भाई, कोई सवाल तो नहीं वाटर के रोल तक? अब आ जाए कार्बन डाइऑक्साइड की बात में। हाँ भाई, कार्बन डाइऑक्साइड का रोल कौन बताएगा? अब तो बता दो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल होगा। हाँ भाई, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल है? अरे भाई बताओ। कार्बन। बहुत सिंपल है भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में जो हाइड्रोजन है वो तो वाटर ने दे दिया, वाटर की ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है, याद रखना। जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाली ऑक्सीजन नहीं है, कौन सी वाली है? वाटर वाली है, याद रहेगा ये। तो इसका मतलब है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन आ रहा है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन आ रहा है, वो कहां से आ रहा है नरमीन नोमान? वो कहां से आ रहा है? Carbon dioxide. उधर बात समझ में आ रही है? जी सर। अब मुझे बताओ, नॉर्मली हवा में क्या कॉन्सेंट्रेशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की? 0.032 0.04%। तो अगर हम इस रेंज के अंदर रहते हुए कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को बढ़ाएं, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा अवेलेबल होगी तो अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा होगी, क्योंकि मोर कार्बन एंड मोर ऑक्सीजन विल बी अवेलेबल। लेकिन ज्यादा बढ़ाने से फायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा फैक्टर है कि जिसको ज्यादा बढ़ाने से नुकसान क्यों हो जाएगा? क्योंकि प्लांट सिर्फ फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा, रेस्पिरेशन भी कर रहा है। भाई ये मालूम है आपको नहीं कि जिस तरह हमारे अंदर रेस्पिरेशन हो रही है उस तरह प्लांट में भी रेस्पिरेशन हो रही है। तो प्लांट अगर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो एक तो बाकी फैक्टर्स भी उसी हिसाब से बढ़ने चाहिए ताकि फोटोसिंथेसिस स्पीड अप हो। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बहुत ज्यादा बढ़ाने से, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स के बढ़ने से क्या होगा? रेस्पिरेशन का प्रोसेस इफेक्ट होगा, क्योंकि रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें एज अ प्रोडक्ट बन रही होती है। बात समझ में आ रही? तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो फैक्टर है वो बहुत माइन्यूट रेंज के अंदर अगर आप इंक्रीज करें तो फायदा होगा कि मोर कार्बन एंड मोर ऑक्सीजन विल बी अवेलेबल फॉर द ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्मेशन। लेकिन अगर आप ज्यादा रेंज से ऊपर जाएंगे तो अल्टीमेटली ये दो चीजें होंगी, एक तो कि बाकी फैक्टर्स भी उसी हिसाब से इंक्रीज होने चाहिए। भाई कार्बन और ऑक्सीजन आ गया लेकिन वाटर ही उतना नहीं है, जब वाटर ही नहीं है तो हाइड्रोजन होगा उस रेशो में जिस रेशो में कार्बन ऑक्सीजन है, तो अल्टीमेटली फायदा नहीं होगा।
और दूसरा, अगर आपने कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बहुत बढ़ा दिए, अल्टीमेटली फिर रेस्पिरेशन, जब प्लांट सांस ही नहीं लेगा तो फिर जिंदा कैसे रहेगा? ये बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? इसीलिए अगर आप एक पौधा ऐसी जगह लगा देते हैं जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बहुत ज्यादा है, तो जो प्लांट की डेथ हो जाएगी। आप बोले यार इसको तो अच्छे से ग्रो करना चाहिए था, डेथ क्यों हो गई? तो भाई फोटोसिंथेसिस के लिए तो हो गई, जब जिंदगी होगी तो खाना बनाएगा ना। फोटोसिंथेसिस प्लांट का एक काम है, जबकि जिंदगी की शर्त क्या है? खाना बनाना या खाने से एनर्जी प्रोड्यूस करना? एनर्जी प्रोड्यूस करना। तो एनर्जी अगर प्रोड्यूस ही नहीं होगी तो वो काम कैसे करेगा? मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा फैक्टर है जिसको आप बहुत माइन्यूट रेंज में चेंज करें, बहुत माइन्यूट रेंज में इंक्रीज करें तो आपको फायदा होगा। लेकिन अगर ज्यादा इंक्रीज करेंगे तो जो अदर फैक्टर्स हैं वो लिमिट कर देंगे प्रोसेस को, क्योंकि वो उस रेशो में नहीं बढ़ रहे। और साथ ही साथ रेस्पिरेशन का प्रोसेस इफेक्ट होगा नेगेटिवली, जिसकी वजह से प्लांट्स का सर्वाइवल एट रिस्क होगा। इज दैट क्लियर? बोलो भाई। Yes. तुम लोगों को रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट और रेस्पिरेटरी क्वेश्चन पढ़ाया था ना मैंने? हाँ भाई, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट और रेस्पिरेटरी क्वेश्चन पढ़ा था। जी सर। जी कैसे पता चलता है कि इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है एनारोबिक? सर 1 से ऊपर हो तो एनारोबिक, 1 से नीचे हो तो एरोबिक। वेरी गुड। आप बताएं, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन की वैल्यू से कैसे पता चलता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है एनारोबिक? इधर से जवाब आ गया। तो लेक्चर तो भेजे थे, सुन नहीं रहती, क्या करती रहती हो शिफा घर में तुमने? बहरहाल, तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का जब अगर ग्राफ बनाएंगे, मान लो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड लेवल लिखे हैं आपने, और यहाँ रेट ऑफ फोटो सिंथेसिस, तो बहुत माइन्यूट लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, उसके बाद बढ़ना बंद हो जाएगा। और क्वाइट पॉसिबल कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर फर्दर बढ़ाएं तो वो बजाय इसके कांस्टेंट रहे, बल्कि क्या हो जाए। अब इसको ग्राफ को देखो, एक्सप्लेनेशन समझना कि पॉइंट ए टू बी जो बढ़ा वो क्यों बढ़ा? आयशा, ए टू बी जो बढ़ा वो क्यों बढ़ा? ये ग्राफ पहले ही देखा ना तुम लोगों ने इस तरह का। ए टू बी जो बढ़ा वो क्यों बढ़ा? कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड जब ज्यादा अवेलेबल हुई तो मोर कार्बन एंड मोर ऑक्सीजन कैन बी अवेलेबल एंड देयरफॉर दे कैन बी यूटिलाइज मोर टू फॉर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है ना? लेकिन पॉइंट बी टू सी अगर देखें तो वो नियरली कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट हो गया? कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर अब बढ़ा रहे हैं तो जो अदर फैक्टर्स हैं वो इस प्रोसेस को क्या कर रहे हैं? लिमिट कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है भाई? जवाब दो ना ऑनलाइन वालों। जी सर। नरमीन, रेया, ऐसा अदर फैक्टर्स आर लिमिटिंग। sir. और Yes, C2 sir. में डिक्रीज क्यों हो गया? तो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल आपने इतने बढ़ा दिए जिसने रेस्पिरेशन के प्रोसेस को एकदम इनहिबिट कर दिया। तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस जब इनहिबिट हुआ तो प्लांट का सर्वाइवल एट रिस्क आ गया, प्लांट की ही डेथ हो गई। समझे नहीं समझे? तो इसमें लाइट इंटेंसिटी की तरह दो बातें नहीं है, तीन बातें। मेरी बात समझे नहीं समझे? कि आप जब ने थोड़ा सा और बढ़ाया तो बाकी फैक्टर्स का कंट्रीब्यूशन भी चाहिए था, वो नहीं हुआ। और अगर मजीद बढ़ाया तो फिर वो फोटोसिंथेसिस नहीं, रेस्पिरेशन को इफेक्ट करेगा। और जब प्लांट का सांस लेने का अमल रुक जाएगा, एनर्जी प्रोडक्शन का अमल रुक जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा? प्लांट की डेथ हो जाएगी। जब प्लांट का डेथ हो जाएगा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑटोमेटिकली नीचे हो जाएगा। क्लियर है भाई? यस सर। लास्ट फैक्टर क्या है बेटा? जी सर। लास्ट फैक्टर क्या था? हर चीज डिटेल में पढ़ाता हूँ, फिर तुम लोग आगे रिवाइज नहीं की। क्या मैं कहूँ यार। टेम्परेचर, टेम्परेचर का तो आप पढ़ चुके हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस एक लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। मेरे अंदाजे के मुताबिक फोटोसिंथेसिस का जो पूरा प्रोसेस जिसको आप एक लाइन में लिखते हैं वो 33 स्टेप्स का है। इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड लॉन्ग प्रोसेस। लेकिन सारा का सारा जो प्रोसेस है, नहीं, फोटोसिंथेसिस का जो ओवरऑल प्रोसेस है 33 स्टेप्स का है नियरली, अप्रोक्सीमेटली। तो सारा का जो सारा प्रोसेस है ये एंजाइम ड्रिवन है। और जब हम बात करते हैं कि जब चूंकि प्रोसेस एंजाइम ड्रिवन प्रोसेस है, तो आप जानते हैं एंजाइम्स को काम करने के लिए, बोलो बेटा,
ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड। एंजाइम क्या किसी भी टेम्परेचर पे काम कर लेंगे? नहीं, एंजाइम को काम करने के लिए क्या चाहिए होगा? ऑप्टिमम। ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होगा। और आप पढ़ चुके हैं कि बिलो ऑप्टिमम जाते हैं तो क्या होता है? बिलो ऑप्टिमम पे क्या होता है? डीनेचर हो जाते हैं। रेट स्लो हो जाते। और बियॉन्ड ऑप्टिमम पे डीनेचर। बिलो ऑप्टिमम पे क्या होता है भाई? कि फ्रीज हो जाते हैं। और बियॉन्ड ऑप्टिमम पे क्या होता है? डीनेचर हो जाते हैं। इसका मतलब है विद इन ऑप्टिमम रेंज रखेंगे तो फायदा होगा। अच्छा, ऑप्टिमम रेंज के अंदर रहते हुए, जैसे अगर 10 डिग्री टू 37 डिग्री या 40 डिग्री की ऑप्टिमम रेंज है, तो 10 से अगर 37 40 तक जाएंगे तो मुसलसल एक्टिविटी बढ़ती रहेगी, क्योंकि मोर एंड मोर एंजाइम, जो एंजाइम की काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ेगी, जिसकी वजह से वो सबस्ट्रेट से अच्छे से कोलाइड करेगा। इसका एक्सप्लेनेशन एग्जाम में पूछेगा। क्या कहा मैंने? कि विद इन ऑप्टिमम रेंज अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक्टिविटी, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि एंजाइम की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जिसकी वजह से वो और अच्छे से इफेक्टिवली कोलाइड करेगा। किसके साथ? अपने सबस्ट्रेट के साथ। और इसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? रेहा और नरमीन सो गए हो क्या? Yes, sir. नहीं, बोलो ना यस सर की it's बच्ची। clear. इसलिए ग्राफ कैसा बनता था बेटा इसका? कि मान लें कि 10 डिग्री से 40 डिग्री की रेंज है ऑप्टिमम, तो आप क्या देखते हैं कि 10 से पहले भी एक्टिविटी जीरो, क्योंकि एंजाइम फ्रीज हुए हुए होते हैं, और 40 पे जाके मैक्सिमम, कितने पे मैक्सिमम? 40 पे मैक्सिमम, और फिर 40 के बाद तेजी से नीचे ड्यू टू डिनेशन। अच्छा, किसी एंजाइम के लिए हो सकता है, किसी के लिए ऐसे बना हो। इसका क्या मतलब है? कि उसके जो एंजाइम है वो स्पेशल है, और उनकी ऑप्टिमम एक्टिविटी हमें कहां पर मिल रही है? 80 पे मिल रही है। इसको हम कहते हैं ना, बाज ऐसे प्लांट जैसे जो जीरोफाइट्स होते हैं, जो डेजर्ट एरियाज में रहते हैं, उन्होंने स्पेशल प्रोटीन डेवलप किए होते हैं, तो वो फिर क्या करते हैं? वो 80 डिग्री तक भी बोलो भाई चले जाते हैं। क्लियर है बात? तो वो फिर 80 पे डीनेचर नहीं होंगे। इज दैट क्लियर टू बेटा? क्लियर है भाई बात? Yes, sir. हाँ ना, 80 हो जाएगा ना जब एक्टिविटी मैक्सिमम यहाँ पर हुई है। जी उजैर को सवाल पूछ रहे हो? नहीं सर। सारी बातें समझ में आ गई? नोट करो, ग्राफ बनाओ सब कुछ। तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि बाज दफा फोटोसिंथेसिस में हीट शॉक प्रोटीन्स डेवलप हो जाते हैं जीरोफाइटिक प्लांट में, तो उनका ऑप्टिमम अलग भी हो सकता है। सही है? कुछ सवाल पूछना चाह रही हो? नोट कर लिया तुमने? क्या नोट करना है? ऊपर से नोट करना है पूरा? भाई आप लोगों ने नोट कर लिया बच्चों? जी सर। जी सर, कर